हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज क्लासेस। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप उस वीडियो को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट, फॉर योर गुड्स कमेंट्स। एंड इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंस की। अब लाइंस किसे कहते हैं? लाइन का मतलब होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम लाइन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। तो ए से बी तक जाने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं। जैसे मान लो कि ए से बी तक कोई इस तरह से घूम के जा सकता है, या कोई इस तरह से जा सकता है, या कोई इस तरह से जिगजैग फॉर्म में जा सकता है, लेकिन इन सबको हम लाइन नहीं बोलते हैं। लाइन का मतलब होता है कि ए से लेके बी तक के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डायरेक्ट वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है कि अगर ये पॉइंट ए और बी है तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी। लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब लाइन को हम ए के डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं और बी के डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं। लाइन को हम उसके दो एंड पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर ये इस लाइन को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखेंगे ए बी और इस पर एरो का साइन लगा देंगे। एरो का साइन हमें ये शो करता है कि इस लाइन को हम बी के डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं और ए के डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन की। तो टाइप्स ऑफ लाइन में हम सबसे पहले बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है ऐसी कोई भी दो लाइनें जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे आपने क्लासरूम में देखा होगा, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसकी जो एजेज होती हैं वो एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाती हैं, 90। जैसे एक ब्लैक बोर्ड है और इस ब्लैक बोर्ड में जो ये ब्लैक बोर्ड की एज है और ब्लैक बोर्ड की जो ये एज है वो एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का। या आपने अपने घरों में देखा होगा, जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा वो इस तरह से शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में। तो इस रेक्टेंगल शेप में जो ये एज है और ये जो एज है वो एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का। तो इस साइड को और इस साइड को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है कि अगर ए बी है और उसी तरह से एक डी ई लाइन है, अगर ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो हम बोलते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू डी ई, या फिर हम बोलते हैं डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो जैसे मैं इसको इस तरह से लिखेंगे, ए बी परपेंडिकुलर टू डी ई, ए बी इज परपेंडिकुलर टू डी। जैसे मान लो कि जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर लाइन हमेशा ऐसे ही बने, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे भी हो सकती है। जैसे हमने एक लाइन बना दी ए बी और एक लाइन बना दी है सी डी। अब ये इन दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है कि जब भी दो लाइनें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी दो लाइनें जो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर क्रॉस करती हूँ। जैसे आपने चौराहा देखा होगा, तो चौराहे क्या होते हैं, एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते हैं। जैसे ये चौराहा है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो इस जब भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे सीजर है, कैंची जो होती है वो कैंची इस शेप में होती है, तो क्या होता है अगर इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर दें तो वो कैसा हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो जब भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे यहाँ पर ए बी वो इंटरसेक्ट कर देंगे सी डी को किस पॉइंट पर, ओ पर। जैसे यहाँ पर है ए बी और एक्स एम, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वाई पर। उसी तरह से यहाँ पर एक्स पी और ए बी वो एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वाई पर। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है ए बी और एक हमने लाइन बना दी है सी डी। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ए बी और सी डी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं,
तो आपका आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि आप देखो लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है कि हम लाइन को दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम सी डी को एक्सटेंड करेंगे तो इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे। तो अगर मान लो कि पी पॉइंट तक हमने बढ़ा दिया सी पी, तो ये जो ए बी लाइन है और जो सी पी लाइन है वो एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, डी पर, इसलिए हम ए बी और सी पी को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। पैरेलल लाइन, तीसरा होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी दो लाइनें जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब वो एक दूसरे से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, ऐसी दो लाइनों को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब पैरेलल लाइन सिर्फ दो ही नहीं हो सकती, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी और तीसरी लाइन है पी क्यू। तो अगर ए बी और सी डी के बीच की जो डिस्टेंस हो वो हर जगह सेम हो, उसी से होता है सी डी और पी क्यू के बीच की डिस्टेंस हर जगह क्या हो, सेम हो। तो हम बोलेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू पी क्यू। और फिर अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी पी क्यू के पैरेलल है तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू के। पैरेलल लाइनों को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी अगर पैरेलल हैं तो हम इसको लिखेंगे ए बी पैरेलल, दिस इज द सिंबल फॉर पैरेलल, पैरेलल टू सी डी। उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू पी क्यू। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो आपको लाइनें पता चल गई। लाइनें कितने तरीके की होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंगल्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंगल। एंगल का मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है और एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर पॉइंट O है और O पॉइंट से दो रे निकलती हैं, एक O A डायरेक्शन में जाती है और दूसरी O B डायरेक्शन में, तो इन दो रे के बीच में ये इंक्लिनेशन होता है। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव। तो इस इंक्लिनेशन को हम बोलते हैं एंगल। इसको क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द इंक्लिनेशन बिटवीन एनी टू रे इज नोन एज एंगल। किसी भी दो रे के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पर एक रे OA है और दूसरी रे क्या है, OB है, और इनके बीच में जो ये इंक्लिनेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, अब इस एंगल में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहले चीज़ तो हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं और डिग्री का सिंबल होता है इस तरीके से। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि एंगल का जो सिंबल होता है, सिंबल वो आपको एल लेटर जैसा होता है, लेस देन, जिसको हम लेस देन जैसे आप इस तरह से बनाते हो तो वो आपको एंगल का भी सिंबल होता है। अब एंगल जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है तो एंगल AOB, इसमें OA एंड OB, इसको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। इसको एंगल के आर्म्स बोलते हैं। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। O इज वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल। और किसी भी एंगल को हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट O पर एंगल बन रहा है तो आप एंगल का सिंबल लगाइए और लिखिए एंगल O, या फिर आप इन दोनों आर्म्स का इस्तेमाल करके भी इस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लिखेंगे एंगल AOB
तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, तो आप लिखेंगे एंगल बी ओ ए। ठीक है। उसी तरह से बेटा जब कभी एंगल बनता है, जैसे हमने एंगल इस तरह से बनाया ए ओ बी, तो एंगल का ये जो पार्ट होता है, ये एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पार्ट। और एंगल का ये जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। और अगर कोई पॉइंट एंगल्स की आर्म पर लाई करती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। और क्लास 6 में आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर हम लोग कुछ नए तरीके के एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब किस तरीके के एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल is 90 डिग्री, then that is known as complementary angle। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक एंगल बनाया, ये हो गया एंगल ए ओ बी, और ये 30 डिग्री है। और एक एंगल आपने इस तरह से बनाया पी ओ क्यू, और ये मान लीजिए 60 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी एंड प्लस एंगल पी ओ क्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे, तो ये होगा 30 + 60, और 30 + 60 कितना होता है 90। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री। इसलिए हम बोलते हैं 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिएगा आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री, तो 25 डिग्री का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 में से 25 माइनस कर दीजिए। तो 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 5, एंड 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। तो 65 डिग्री। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 25 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65, एंड 65 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो जब भी आपको एक एंगल गिवन हो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए, तो उसको आप 90 डिग्री से माइनस कर दीजिए। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का होता मतलब होता है कि इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक एंगल है ए ओ बी, अगर ये 60 डिग्री है, और एक एंगल है पी ओ क्यू, और ये 120 डिग्री है, तो अगर आप एंगल ए ओ बी एंड प्लस एंगल पी ओ क्यू फाइंड करेंगे, तो आपको मिलेगा 60 एंड प्लस 120 डिग्री।
और 60 प्लस 120 फाइंड करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे 60 डिग्री इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री। आर इसको हम बोल सकते हैं 120 डिग्री इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 140 डिग्री, तो आपका आंसर क्या होगा 40 डिग्री। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 डिग्री, तो आपका आंसर क्या होगा 80 डिग्री। तो जब भी आपको कोई सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए बोले तो आपको उसको 180 में से माइनस करना है। तीसरा होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी दो एंगल, इफ टू एंगल हैव वन कॉमन आर्म and one common vertex। ऐसा कोई भी दो एंगल जिसमें एक आर्म कॉमन हो और एक ही वर्टेक्स वो बनते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे आपके 3 फिंगर्स हैं, जैसे 3 फिंगर्स हैं, अब तीनों फिंगर्स देखो, अब ये आपको 4 फिंगर है, ये मिडिल फिंगर और ये क्या है रिंग फिंगर है। तो तीनों के बीच में एंगल बनते हैं और उनके बीच में ये साइड क्या है कॉमन है, तो इनको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे इस तरह से या इस तरह से हमने बना लिया। अब AOB और यहाँ पर क्या लिखा C। देखो एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों एक ही वर्टेक्स O पर बनते हैं और इन दोनों के बीच में OC जो साइड है वो क्या है कॉमन है। तो एंगल AOC एंड एंगल BOC इनके बीच में एक साइड एक आर्म OC कॉमन है, इसलिए एंगल AOC और एंगल BOC को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी दो एंगल जिसके बीच में एक आर्म क्या होती है कॉमन और वो दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स पे बनते हैं, तो ऐसे दो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगल्स की तो वो है चौथा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल लीनियर पेयर एंगल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्ट्रेट लाइन बना AB और इसके पॉइंट O पर आपने एडजेसेंट एंगल बना दिया C। तो देखो पॉइंट O पर दो एंगल बनते हैं, एक एंगल बनता है AOC और दूसरा एंगल बनता है BOC। अगर हम इन दोनों का सम निकालें तो एंगल AOC एंड प्लस एंगल BOC, तो ये हमें मिलेगा 180 डिग्री। यहाँ पर देखो एंगल AOC और एंगल BOC इन दोनों में ये आर्म कॉमन है और ये दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर बनते हैं। इसका मतलब एंगल AOC और एंगल BOC एडजेसेंट एंगल है। अब इन दोनों एडजेसेंट एंगल का अगर हम सम निकालते हैं तो क्या मिलता है 180 डिग्री। तो इसलिए हम इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ऐसा कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर बोलेंगे जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। पांचवा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे ये AB है
और एक लाइन इस तरह से क्रॉस कर गई, पूरी क्रॉस कर गई, यानी सी डी है, और ये पॉइंट ओ पर क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर 4 एंगल बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है जो एक दूसरे के सामने होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको ध्यान रखना बेटा कि जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। मीन्स आपको एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाइनें हैं इस तरीके से, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है हमारे पास सी डी। अगर इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू और ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है एन, तो यहाँ पर तो इस पॉइंट एम पर 4 एंगल बनेंगे, एंगल 1, 2, 3, 4। इस पॉइंट पर भी 4 एंगल बनते हैं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो सबसे पहले बात आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो इन दोनों लाइन ए बी और सी डी के या तो अप में हो या फिर कहाँ हो, डाउन में। जैसे देखो ये यहाँ पर जो एंगल बनना है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर ए बी लाइन के ऊपर 2 एंगल बनना है, एक 1 और 2 है, और ए बी लाइन के नीचे 2 एंगल कौन सा बनना है, 3 और 4। उसी तरह से सी डी लाइन में 2 एंगल ऊपर बनते हैं, 5 और 6, और 2 एंगल नीचे बनते हैं, 7 और 8। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि ऐसे एंगल जो इन दोनों लाइनों के एक ही डायरेक्शन में हो, मीन्स या तो ऊपर हो या तो फिर क्या हो, नीचे हो, और इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो। तो यहाँ पर देखो एंगल 1 ये ए बी के ऊपर है और एंगल 5 ये भी ए बी के ऊपर है और इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5। उसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, इन सब को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूँ, इफ़ line AB is parallel to CD, then corresponding angle are equal। अगर ये लाइन AB और CD ये पैरेलल हो जाए, मीन्स इस तरह से हो जाए, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब लाइनें क्या हों, पैरेलल हों। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है बेटा देखो यहाँ पर 4 एंगल इस दोनों लाइनों के बीच में बनना है, एक है 3, 4, 5 और 6। इन चारों एंगल को हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं, 3, 4, 5 और 6। अल्टरनेट का मतलब होता है जो इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में हो, जिससे 4 का अपोजिट कौन सा है, 6, और 3 का अपोजिट कौन सा है, 5। तो इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे। मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब यहाँ पर देखो 4 एंगल जो है इन दोनों लाइनों के बीच में बनते हैं तो इसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और 4 आउटसाइड में बोलते हैं तो उसको एक्सटीरियर बोलते हैं।
इसमें भी आपको नोट करना है कि नोट इफ लाइन AB is parallel to CD, then alternate interior angles are equal। अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, मीन्स उस केस में एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के, और एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। ये कब होगा, जब लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब लाइनें पैरेलल होंगी तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब देखो यहाँ पर इस फिगर में ये 1 और 2 और 7 और 8 ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है और ये इस लाइन के नीचे बना है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब 1 का अल्टरनेट क्या है, 7, और 2 का अल्टरनेट क्या है, 8। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। और आपको इसमें भी नोट करके रखना है, नोट इफ लाइन AB पैरेलल टू CD देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर ये लाइनें, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल हो जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। और लास्ट है एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर लिख दो यहाँ पर, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन से सेम साइड में है, जैसे ये आपको ट्रांसवर्सल है और ये इंटीरियर एंगल है 3, 4, 5 और 6। तो इसमें सेम साइड मतलब इस ट्रांसवर्सल के या तो लेफ्ट में हो या तो फिर किधर हो, राइट में। तो राइट साइड में देखो कौन कौन सा एंगल है, 4 है और कौन सा है, 5 है और 3 है और क्या है, 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इसमें नोट करके रखना है, इफ AB पैरेलल टू CD देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is 180 डिग्री। दैट इज तब एंगल 4 एंड प्लस एंगल जब 5 करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। लेकिन ऐसा तभी होगा जब लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी।